बहुत समय पहले की बात है। होशियारपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहाँ के राजा बद्रीनाथ राज किया करते थे। वह बड़े ही शूरवीर और प्रतापी राजा थे। राजा बद्रीनाथ का एक पुत्र राजकुमार पुष्पराज था। राजा बद्रीनाथ को अपने बेटे की विवाह की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन राजा अपने मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, राजकुमार पुष्पराज अब विवाह के योग्य हो चुके हैं। आप उनके लिए एक अच्छी सी राजकुमारी ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए। योग्य राजकुमारी मिलते ही हम राजकुमार का विवाह कर देंगे। मंत्री जी बोले, ठीक है महाराज, मैं आसपास के राज्यों में आज ही खबर भेज देता हूँ और जैसे ही हमें राजकुमार की पसंद की राजकुमारी मिलेंगी हम उनका विवाह कर देंगे। ऐसा कहकर मंत्री जी आसपास के राज्य में सूचित कर देते हैं कि राजकुमार पुष्पराज का विवाह करना है। अगले दिन राजा मूलचंद अपनी पुत्री सुनैना को लेकर वहां आ जाते हैं। राजकुमार सुनैना को देखकर कहता है, पिताजी, मैं जिस स्त्री को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखना चाहता हूँ शायद यह नहीं है, तो कृपया करके आप इन्हें जाने के लिए कह दीजिए। राजा बोले, ठीक है पुत्र, कोई बात नहीं। जब तक आपकी पसंद की राजकुमारी नहीं मिलेगी हम आपका विवाह नहीं करेंगे। महाराज ने राजा मूलचंद को मना कर दिया। राजा मूलचंद वहां से चले गए। इसी तरह एक के बाद एक कई राजा अपनी राजकुमारी के साथ पुष्पराज से विवाह करवाने के लिए वहां पर आए, परंतु राजकुमार ने हर राजकुमारी में कोई ना कोई कमी निकालकर उन्हें मना कर दिया। राजा बद्रीनाथ को अब इस बात की बहुत चिंता हुई। राजा अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, समझ नहीं आ रहा है कि राजकुमार को आखिर किस तरह की स्त्री से विवाह करना है। उन्हें एक से बढ़कर एक राजकुमारियां हमने दिखाई, परंतु उन्होंने सभी को कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। मंत्री बोला, आप सही कह रहे हैं महाराज, परंतु इसमें इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। राजकुमार जिसे भी अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुनेंगे वह बहुत अच्छी होगी। आप चिंता ना करें महाराज। जहाँ तक एक तरफ महाराज को राजकुमार के विवाह की चिंता थी, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार पुष्पराज को भी अपने लिए योग्य जीवन संगिनी मिलने की चिंता थी। वो अक्सर अपने मन में सोचा करता, पिताजी ने मुझे इतनी सारी राजकुमारियां दिखाई, परंतु मुझे कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आई। मैंने तो कोई भी ऐसी स्त्री देखी ही नहीं जो मेरे मन के द्वार में सीधे उतर जाए। ना जाने वो स्त्री कहाँ होगी जो मेरी जीवन संगिनी बनेगी, और जब तक वह स्त्री मुझे मिल नहीं जाती तब तक मैं विवाह नहीं करूँगा। परंतु मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। हे भगवान, अब तुम ही मेरी मदद करो। अगले दिन राजकुमार जंगलों की सैर पर निकले। अभी काफी देर जंगलों की सैर करते रहे। राजकुमार जंगलों की सैर करके लौट ही रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर एक स्त्री पर गई जो लकड़ी का गट्ठर सर पर उठाई जा रही थी। राजकुमार ने देखा कि वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। साधारण कपड़ों में भी वह किसी राजकुमारी की तरह ही लग रही थी। राजकुमार सोच रहे थे कि वह ऐसी ही स्त्री से विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार उसके बारे में सोच ही रहे थे, तभी राजकुमार ने देखा कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर गई। राजकुमार दौड़कर उसके पास आए और उसे उठाया, फिर बोले, आप ठीक तो है ना? उस लड़की ने कहा, जी हाँ, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर लड़की ने लकड़ी का गट्ठर उठाया, फिर से अपने सर पर रख लिया और चलने लगी। परंतु पैरों में चोट लगी होने की वजह से वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। इस पर राजकुमार पुष्पराज बोले, आपकी लकड़ी के गट्ठर को मुझे दे दीजिए और आप भी मेरे घोड़े पर बैठ जाइए। मैं आपको और आपकी लकड़ी के गट्ठर को आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं स्वयं ही चली जाऊंगी, आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, और राज्य का राजकुमार होने के नाते आप मुझ पर विश्वास भी कर सकती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इन लकड़ियों के साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए। मैं आपको आपके घर तक सही सलामत पहुँचा दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर वो लड़की, उसका नाम सुमन था, उसने अपनी लकड़ियों के साथ राजकुमार के घोड़े पर बैठ जाती है। राजकुमार सुमन को उसकी लकड़ियों सहित उसकी घर के बाहर पहुंचा देता है।
सुमन राजकुमार को धन्यवाद देती है और फिर राजकुमार कहते हैं, क्या तुम यहीं रहती हो, इस झोपड़ी में? सुमन बोली, जी राजकुमार, मैं यहीं रहती हूँ। क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? नहीं राजकुमार जी, मेरा नाम सुमन है और मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ यहाँ रहती हूँ। लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर मैं अपना घर का खर्चा चलाती हूँ। अच्छा राजकुमार जी, अब मैं चलती हूँ। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और शाम हो रही है। आप भी घर चले जाइए। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है और राजकुमार अपने घर आ जाता है। राजकुमार को सुमन से प्रेम हो जाता है। वह बार बार उसी के बारे में सोचने लगता है। तभी राजकुमार ने अपने मन में फैसला किया, सुमन ही वही स्त्री है जिसे मैं अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखना चाहता हूँ। पिताजी ने मुझे कई राजकुमारियां दिखाई परंतु मेरे मन को कोई भी नहीं छू सकी, पर सुमन ने एक ही मुलाकात में मेरे मन को छू लिया। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं कल ही सुमन से मिलकर उसे यह बता दूंगा। अगले दिन राजकुमार पुष्पराज सुमन के घर के बाहर पहुंच जाता है। सुमन एक पेड़ के नीचे बैठी हुई राजकुमार को देखकर बोली, राजकुमार जी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? सुमन, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं आप एक राजकुमार हैं और मैं एक गरीब लड़की। भला मेरा और आपका क्या मेल? राजकुमार बोला, क्यों नहीं हो सकता हमारा मेल? तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में पसंद आई हो और मैं विवाह भी तुमसे ही करूंगा। सुमन बोली, परंतु राजकुमार जी, महाराज इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तुम उनकी चिंता मत करो सुमन, मैं उन्हें मना लूंगा, परंतु मैं विवाह तुमसे ही करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। आप सत्य कह रहे हैं राजकुमार जी, पसंद तो मैं भी आपको करती हूँ, परंतु मैं किसी राजकुमार की पत्नी बनने का सपना नहीं देख सकती, क्योंकि मैं एक साधारण लड़की हूँ और राजकुमार की पत्नी तो राजकुमारियाँ बनती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सुमन, मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। मैं जल्दी ही तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हारे पास आऊँगा। और फिर राजकुमार अपने पिताजी के पास पहुँचा और बोला, पिताजी, मैंने अपने लिए जीवन संगिनी पसंद कर ली है। राजा बद्रीनाथ अपने पुत्र के मुख से ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमार से बोले, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। पुष्पराज, बताइए किस राज्य की राजकुमारी के भाग्य चमक उठे हैं जिसे आपने पसंद किया? राजकुमार ने कहा, नहीं पिताजी, वह किसी राज्य की राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण लकड़ी बेचने वाली लड़की है। राजा एकदम से चौंक कर बोला, क्या, यह आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? एक साधारण सी लकड़ी बेचने वाली लड़की, वह भी इस राज्य की राजवधू बनेगी? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजकुमार बोला, क्यों नहीं हो सकता पिताजी? सुमन मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी से विवाह करूंगा। नहीं राजकुमार, मैं आपको किसी भी साधारण लड़की से विवाह करने की अनुमति नहीं दे सकता। पिताजी, सुमन बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान है। वह हमारे राज्य में वधू बनकर आएगी तो यह हमारे राज्य के लिए गौरव की बात होगी। और रही बात उसके साधारण होने की, तो वो जब इस राज्य की वधू बन जाएगी तो वह साधारण नहीं रहेगी। जो भी हो पुष्पराज, पर राजा होने की कुछ मर्यादाएं होती हैं और मैं उन मर्यादाओं के विपरीत नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें विवाह तो किसी राजकुमारी से ही करना होगा। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में बोला, तो ठीक है महाराज, मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं विवाह तो सुमन से ही करूँगा। तभी महारानी स्वर्णलता बोली, महाराज, आपको आपके फैसले के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। नहीं महारानी, हमारा फैसला अटल है। और फिर राजकुमार पुष्पराज महल छोड़कर सुमन के घर की तरफ निकल पड़ता है। वह सुमन के पास पहुंचकर सारी बात बताते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। सुमन राजकुमार को अपनी झोपड़ी में ले जाती है जहां सुमन की बूढ़ी माँ खाना बना रही थी। राजकुमार सुमन की माँ को प्रणाम करता है और उन्हें सारी बात बता देता है। सुमन की माँ राजकुमार से बोली, राजकुमार जी, अगर आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपको रोकने का अधिकार नहीं रखती, क्योंकि आप इस राज्य के राजकुमार हैं। परंतु क्या आप राजमहल को छोड़कर हमारे साथ एक साधारण जीवन बिता पाएंगे?
राजकुमार बोला, क्यों नहीं माँ, मैं सुमन से विवाह करने के लिए राज्य छोड़कर आया हूँ और उससे विवाह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुमन की माँ राजकुमार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और फिर राजकुमार पुष्पराज ने एक मंदिर में सुमन से विवाह कर लिया। अब राजकुमार सुमन की झोपड़ी में उसके साथ रहने लगा। वो एक साधारण मनुष्य की तरह हर दिन अपनी पत्नी के साथ लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता और उनसे मिले पैसों से अपना जीवन चलाया करता। उनके विवाह को कुछ ही दिन हुए थे, तभी सुमन की मां की मृत्यु हो जाती है। अब सुमन और राजकुमार पुष्पराज दोनों ही उस झोपड़ी में रहा करते थे। दूसरी तरफ राजकुमार के जाने से महाराज बहुत दुखी थे। आज महाराज महारानी के साथ बाग में घूमने निकले थे। राजकुमार को गए काफी समय बीत चुका था, परंतु महाराज और महारानी उन्हें भूल नहीं पाए थे। एक दिन महाराज और महारानी अपने कक्ष में चिंतित अवस्था में बैठे थे। तभी मंत्री जी ने आकर उन्हें सूचना दी। महाराज, एक बहुत बुरी खबर है। पास के राज्य के राजा बलवंत ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। यदि ऐसी बात है तो युद्ध की तैयारी की जाए और फिर दोनों राजाओं के बीच घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा बद्रीनाथ पराजय हो जाते हैं और राजा बद्रीनाथ और उनकी प्राणी स्वर्णलता दोनों को बंदी बनाकर कारावास में डाल देते हैं और स्वयं सिंहासन पर बैठकर उस राज्य पर राज करने लगते हैं। कारावास के अंदर राजा बद्रीनाथ अपनी पत्नी से कहते हैं, महारानी, आज मुझे मेरे पुत्र की बहुत याद आ रही है। अगर वह मेरे साथ होता तो शायद हम यह राज्य कभी नहीं हारते। रानी स्वर्णलता बोली, हाँ महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही बात सोच रही थी। हमें हमारे पुत्र को अपने पास रखना चाहिए था। भले ही हमारे पुत्र ने हमारी मर्जी के खिलाफ विवाह किया, परंतु है तो वह हमारा पुत्र ही ना। आप सही कहती हैं महारानी। काश हमारे पुत्र को हमारी हालत के बारे में पता चल जाए। हमारा पुत्र इतना शूरवीर है कि उसके सामने राजा बलवंत को नमस्तक होना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं महाराज, हमारे पास केवल इंतजार करने के अलावा अब कोई मार्ग नहीं। जहाँ एक तरफ राजा बद्रीनाथ और महारानी दोनों अपने पुत्र के विषय में सोचकर चिंतित थे, वहीं दूसरी तरफ राजा बलवंत सिंहासन पर बैठकर दुष्टता से शासन कर रहा था। राजा बलवंत राज्य में किसी भी तरह का इंसाफ नहीं करता था। उसके राज्य में बेईमानियां बढ़ती जा रही थी। राज्य के लोग आपस में बात कर रहे थे, देख रही हो बहन, आजकल राज्य में हर चीज कितनी महंगी होती जा रही है। हाँ बहन, जब से यह नया राजा आया है तब से तो राज्य की दशा ही खराब होती जा रही है। हमारे महाराज तो बहुत अच्छे थे, पर सुना है इस नए राजा ने उन्हें कैद कर लिया। हाँ बहन, सुनने में तो यही आया है। महाराज का पुत्र भी तो उनके पास नहीं है। शायद अगर राजकुमार होते तो महाराज की ऐसी दशा नहीं होती। अब भगवान ही जाने क्या होगा। इधर राज दरबार में राजा बलवंत अपने दरबारी के साथ बैठा हुआ था। तभी वह अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, हमें अपने राज्य का विस्तार बढ़ाना चाहिए। क्या आपने पता किया कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और हमें किन किन और राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना चाहिए? मंत्री बोला, हाँ महाराज, मैंने पता किया। हमारा पड़ोसी राज्य रामपुर बड़ा ही धनी और संपन्न राज्य है और मुझे यह भी पता चला था कि वहाँ के राजा का कोई भी पुत्र नहीं है। क्यों ना हम रामपुर को जीतकर अपने राज्य में मिला ले। ठीक है मंत्री जी, आप ऐसा कीजिए कि रामपुर के राजा के पास संदेश भिजवाएं कि या तो वह हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दे और अपने राज्य को हमारे राज्य से मिला दे, या तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। परंतु यह काम करेगा कौन महाराज? इस काम को करने के लिए तो इस राज्य के पूर्व मंत्री ही सबसे उचित व्यक्ति हैं। हमें यह काम उन्हीं से करवाना चाहिए। सही कहा मंत्री जी। राजा बलवंत पूर्व मंत्री से बोला, मंत्री जी, आप हमारा संदेश लेकर पड़ोसी राजा के पास जाइए और उन्हें हमारा संदेश सुनाइए। पूर्व मंत्री बोला, जो आज्ञा महाराज, आज चला जाता हूँ। इसके बाद पूर्व मंत्री महाराज बलवंत का संदेश लेकर पड़ोसी राज्य में पहुंचते हैं। दरबान उन्हें राज दरबार में लेकर आता है, परंतु पूर्व मंत्री जी ने जैसे ही वहां के राजा को देखा,
उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह बोले, राजकुमार पुष्पराज, आप यहाँ? यह किस तरह संभव है? यह तो राजा मदन सिंह का राज्य है। राजकुमार पुष्पराज बोला, जी मंत्री जी, यह महाराज मदन सिंह का राज्य है, परंतु अब इस राज्य का राजा मैं हूँ। बताइए, हमारे राज्य में सब कुछ ठीक तो है ना? मेरे माता पिता तो ठीक है ना? मंत्री बोला, नहीं नहीं राजकुमार, हमारे राज्य में तो कुछ भी ठीक नहीं है। राजकुमार पुष्पराज बोला, यह आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी, क्या हुआ है? मंत्री बोला, महाराज, आपको अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपके जाने के बाद राज्य के हालात बहुत खराब हो गए हैं। मंत्री जी, पहेलियां मत बुझाइए, साफ बताइए कि क्या हुआ है और मेरे माता पिता कहाँ हैं। राजकुमार पुष्पराज, आपके जाने के बाद महाराजा और महारानी दोनों आपकी याद में बहुत ही उदास रहने लगे थे। इसलिए महाराज ने अपनी सेना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमारी सेना के सैनिक कम हो गए। उसके बाद पड़ोसी राज्य के भ्रष्ट राजा बलवंत ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया और महाराज को परास्त करके महाराज और महारानी को बंदी बना लिया। और राजा बलवंत ने यह संदेश भेजा है कि आप या तो आत्मसमर्पण कर दें या तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वह इस राज्य को भी जीतना चाहते हैं। पुष्पराज ने कहा, उस दुष्ट राजा की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पिता को परास्त कर दिया और उन्हें कारावास में डाल दिया। मंत्री जी, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वो मुझसे युद्ध करना चाहता है ना, तो जाइए और उसे खबर दीजिए कि मैं उससे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने माता पिता के अपमान का बदला उससे लेकर रहूंगा। मंत्री बोला, जी राजकुमार, परंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आप तो हमारे राज्य के राजकुमार हैं, इस राज्य के राजा कैसे बन गए? मंत्री जी, यह एक लंबी कहानी है। आप तो जानते ही हैं कि जब मैंने पिताजी के सामने सुमन से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मना कर दिया और मैंने राज्य छोड़ दिया। फिर मैं सुमन के पास गया, हमने मंदिर में शादी कर ली और मैं एक साधारण लकड़हारा बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय के बाद सुमन की माताजी का देहांत हो गया। अब घर में केवल हम दोनों ही बचे थे। एक दिन की बात है, हम दोनों जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में हमें कोई घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। वो घुड़सवार हमारे पास आते ही गिर गया। सुमन ने उसे देखकर मुझसे कहा, देखिए राजकुमार, पहनावे से तो यह कोई राजा लगते हैं, और देखो ना, लगता है इन्हें किसी जंगली जानवर ने काट लिया है। यह घायल भी है। हाँ सुमन, तुम सही कह रही हो। हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं, इन्हें उपचार की आवश्यकता है। उसके बाद हम दोनों ने उन्हें उठाकर अपने घर ले आए और उन्हें लिटा दिया। फिर सुमन जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आई और उसे पीसकर उनके जख्मों पर लगा दिया। वो व्यक्ति अभी भी बेहोश था। मैं और सुमन सारी रात उनका ख्याल रखते रहे। कभी लेप लगाते तो कभी उन्हें पानी पिलाने का प्रयत्न करते तो कभी उनके हाथ पांव मलते। इसी तरह सुबह हो गई और वह व्यक्ति होश में आए और होश में आते ही बोले, हे भले मानुष, कौन हो आप लोग जो मेरी इतनी सेवा कर रहे हो? हम इसी जंगल में रहते हैं। कल आप अपने घोड़े से आ रहे थे और अचानक से गिरकर बेहोश हो गए और फिर हमने देखा कि आपके पैरों में जख्म भी है, इसलिए हम आपको अपने घर ले आए। आप कौन हैं? मैं पड़ोसी राज्य रामपुर का राजा मदन सिंह हूँ। मैं जंगल में शिकार के लिए आया था और हिरण का पीछा करते करते मैं जंगल में काफी अंदर निकल गया था और फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सारे सैनिक पीछे छूट गए थे। मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से मुझ पर सामने से एक शेर ने हमला कर दिया। मैंने अपनी तलवार लेकर उससे युद्ध किया और उसे मार दिया, परंतु इस युद्ध में उसने मेरे पैर काट दिए थे और मेरे पैर जख्मी हो गए थे। मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा था, तभी रास्ते में गिरकर बेहोश हो गया। राजकुमार उनकी बातें सुनकर बोले, ठीक है महाराज, अब आप स्वस्थ हैं और अपने घर जा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों इतने घने जंगल में अकेले ही रहते हैं? जी महाराज। फिर राजकुमार पुष्पराज ने महाराज मदन सिंह को अपनी सारी कहानी सुनाई। यह सब सुनकर महाराज मदन सिंह बोले, राजकुमार, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। निश्चित होकर कहिए महाराज।
राजकुमार पुष्पराज मेरी कोई संतान नहीं है और मेरी पत्नी का वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया और मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। इसलिए अपने राज्य का कार्यभार संभालने के लिए मुझे एक योग्य युवक की तलाश थी। तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम्हें महाराज और महारानी बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जीवन का अंतिम समय सुकून से काट सकूं। मना मत करना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। इसके बाद मैं और सुमन महाराज के साथ उनके राज्य चले आए। महाराज ने हम दोनों का राज्याभिषेक कर दिया और मैं राजा बनकर राज्य के कामकाज को संभालने लगा। सुमन भी मेरी मदद करने लगी। कुछ ही दिनों बाद महाराज की तबीयत बहुत बिगड़ गई और जल्दी ही उनका निधन हो गया। राजकुमार पुष्पराज की कहानी सुनकर मंत्री ने कहा, मैं समझ गया महाराज पुष्पराज, यह भाग्य का लिखा है। आपके भाग्य में राजा बनना था, इसलिए आप राजा ही बने, और महारानी सुमन के भाग्य में आपकी पत्नी बनना था, इसलिए वह आपकी धर्म पत्नी बनी। भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। शायद अब तक महाराज को भी यह बात समझ में आ गई होगी, परंतु यह बात समझने में महाराज ने बहुत देर लगा दी। राजकुमार पुष्पराज बोला, नहीं मंत्री जी, कोई देर नहीं हुई है। आप देखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप पिताजी को यह संदेश दीजिए कि अब वे किसी तरह की चिंता ना करें। उनके पुत्र को सारी बात पता चल गई है। थोड़ा इंतजार करें, मैं उस दुष्ट राजा को हरा दूंगा और अपने पिता और अपनी माता और अपनी प्रजा को उसकी दुष्टता से आज़ाद करवाऊंगा। मंत्री बोला, जी राजकुमार, भगवान आपको सफल करें। मैं जाता हूँ और यह संदेश राजा बलवंत को देता हूँ और आपके माता पिता तक भी यह संदेश पहुँचाता हूँ। मंत्री अपने राज्य वापस आ जाते हैं और महाराज बलवंत को सारी बात बताते हैं। महाराज बलवंत यह सुनकर कहते हैं, ठीक है तो मंत्री जी, युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी जाए। इसके बाद मंत्री चुपचाप वहां से कैद खाने में जाते हैं और महाराज को सारी बात बताते हैं। यह सुनकर महाराज बद्रीनाथ कहते हैं, मंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मेरे पुत्र को यह सारी बातें पता चलेंगी तो वह अवश्य ही युद्ध करके इस दुष्ट राजा को हराकर मुझे आज़ाद कराएगा। देखा महारानी, अब हमारे पुत्र को सारी बात पता चल गई है। तुम देखना, अब हम इसके कैद खाने में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। आप सही कह रहे हैं महाराज, हमारा पुत्र अब जल्दी ही आएगा और हमें छुड़ा कर ले जाएगा, और अब तो हमारी पुत्र वधू भी साथ है। हम भी उन दोनों का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से करेंगे। ठीक है मंत्री जी, अब आप जल्दी से यहाँ से जाइए, कहीं कोई देख ना ले, और हाँ, समय समय पर हमें सूचना देते रहिएगा। जी महाराज। और फिर मंत्री जी वहां से चले गए। दोनों राज्य के राजा अपने अपने राज्य में युद्ध की तैयारी में लग गए। कुछ समय के बाद दोनों राजाओं के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध हुआ और दोनों राजा भी आमने सामने थे। उन दोनों का भी घमासान युद्ध होने लगा। तभी राजा बलवंत के हाथों से तलवार छूटकर गिर गई। तब महाराज पुष्पराज ने उसके गले पर तलवार रखी और बोले, यदि मैं चाहूँ तो तुम्हारा भी कत्ल कर सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि तुमने मेरे माता पिता को कारागार में डाल रखा है। मैं उनके हाथों से तुम्हें भी कारागार में डलवा दूंगा। जब राजा बलवंत ने पुष्पराज के मुंह से माता पिता सुना तो वह चौंक गया और पूछा, इस राज्य के राजा तुम्हारे माता पिता? कौन हो तुम? राजकुमार पुष्पराज बोला, इस राज्य का राजकुमार और रामपुर राज्य का महाराज पुष्पराज। इसके बाद महाराज पुष्पराज उसे पकड़कर अपने पिता के राज्य में ले आए। उसे राज्यसभा में लाकर उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी जाइए और मेरे माता पिता को आदर सम्मान सहित कारागार से ले आइए। मंत्री जी जाते हैं और थोड़ी ही देर में पुष्पराज के माता पिता को वहां ले आते हैं। पुष्पराज के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पुष्पराज दौड़कर उन्हें गले से लगा लेता है और महाराज बद्रीनाथ कहते हैं, हमें पूरा विश्वास था पुत्र कि तुम इस युद्ध में जरूर सफल होगे और तुम ही हमें कारावास से बाहर निकालोगे। पुष्पराज बोला, हाँ पिताजी, और अब इस दुष्ट राजा के कारावास में जाने का समय आ गया है। कृपया अपने सैनिकों को संदेश दें कि वह इन्हें कारावास में डाले। ठीक कहते हो,
उसके बाद राजा ने आदेश देकर दुष्ट राजा को कारावास में डलवा दिया। फिर वो लोग महारानी सुमन से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और बाद में दोनों राज्य को आपस में मिला दिया गया। महाराज पुष्पराज को अब संपूर्ण राज्य का राजा बना दिया गया और सुमन महारानी, और इस तरह भाग्य का लिखा आखिर होकर रहा और सभी लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।